मथुरानाथ जगदीश भट्टाचार्य, जगदीश भट्टाचार्य और गदाधर भट्टाचार्य, गदाधर भट्टाचार्य। ये इसलिए नाम लिखा दिए ना कि कभी कभी पूछ लेता है कि रघुनाथ शिरोमणि न्याय के किस धारा से संबद्ध हैं, तो नव्य न्याय से संबद्ध हैं। वासुदेव मिश्र हैं, मथुरानाथ हैं, जगदीश भट्टाचार्य, ये सब नव्य न्याय के नैयायिक हैं, नव्य न्याय के नैयायिक हैं। अब जिन्हें हमें पढ़ना है पाठ्यक्रम में केशव मिश्र, तो केशव मिश्र के बारे में जान लीजिए थोड़ा बहुत। ये केशव मिश्र भी मिथिला के हैं। कहाँ के हैं? ज़्यादातर न्याय दर्शन में जो बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ होगा ना, वो मिथिला का ही होगा। मिथिला और ये एक शाखा थी बंगाल की, नवद्वीप शाखा। दो जगहों पर न्याय का बड़ा प्रचलन था। नवद्वीप शाखा यानी बंगाल की शाखा, और एक मिथिला की शाखा, मैथिल शाखा जिसको बोलते हैं। तो केशव मिश्र मैथिल शाखा के विद्वान रहे हैं। लिख लीजिए 1000 ईस्वी से, केशव मिश्र का समय लिखिए लगभग 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य, 1000 ईस्वी से 1400 के मध्य। देखिए बहुत सारे संस्कृत विद्वानों का ना काल निश्चित नहीं है, पर ये माना जाता है कि 1000 के पहले नहीं थे और 1400 के बाद नहीं थे, तो इसी बीच के किसी समय में रहे होंगे। इनका ग्रंथ लिख लीजिए तर्क भाषा, और दूसरा ग्रंथ लिख लीजिए अलंकार शेखर। तो दो ग्रंथ इनके नाम से मिलते हैं केशव मिश्र के, एक तर्क भाषा जिसे हम लोग पढ़ेंगे, और एक मिलता है अलंकार शेखर। लिख लीजिए तर्क भाषा न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। तर्क भाषा न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। सवाल इसमें बनता है ना कि न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ कौन सा है, जिसमें 16 पदार्थों का वर्णन किया गया है। 16 पदार्थों का वर्णन किया गया है। लिख लीजिए तर्क भाषा की सबसे प्राचीन टीका, तर्क भाषा की सबसे प्राचीन टीका चिन्नम भट्ट की, चिन्नम भट्ट की तर्क भाषा प्रकाशिका है। तर्क भाषा प्रकाशिका है। तो ये छोटी छोटी बातें थी। अब आप तर्क भाषा की किताब खोल लीजिए, तो उसका मंगलाचरण से हम लोग प्रारंभ कर दें। तर्क भाषा का प्रतिपाद्य विषय जो है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तर्क भाषा का मंगलाचरण है, किताब लाए हैं जी, पढ़िए। बालोपियो न्याय नये प्रवेशम, बालोपियो न्याय नये अल्पेन वाञ्छन्त्यलसश्रुतेन, अल्पेन वाञ्छन् संक्षिप्तयुक्त्यन्विततर्कभाषा, संक्षिप्त प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा, प्रकाश्यते तस्य कृते बालोपियो न्यायनये प्रवेशं, बालोपियो न्यायनये अल्पेन वाञ्छन्त्यलसश्रुतेन, अल्पेन वाञ्छन्त्यलसश्रुतेन संक्षिप्तयुक्त्यन्विततर्कभाषा, संक्षिप्तयुक्त्यन्विततर्क प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा। हाँ, तो इसको केशव मिश्र ने लिखा कि बालोपियो न्याय नये प्रवेशम। ये बालः अपि जो है तो बच्चा, न्याय शास्त्र के लिए भी बालक है। न्याय नये प्रवेशम वांछति, न्याय नये माने न्याय शास्त्र में जो प्रवेश चाहता है। न्याय नये माने न्याय शास्त्र में, न्याय के मार्ग में। प्रवेशम माने प्रवेश,
वांछति माने चाहता है, वांछति माने ऐसा बालक, ऐसा न्याय शास्त्र का पढ़ने का इच्छुक बालक जो न्याय शास्त्र में प्रवेश करना चाहता है लेकिन आलसी है। क्या है? और अल्पेन श्रुतेन वांछति, अल्पेन श्रुतेन वांछति, सोचता है कि थोड़ा पढ़ना पड़े, थोड़ा परिश्रम करना पड़े और थोड़े में ही सब कुछ जानना चाहता है। ऐसे बालक के लिए ही तस्य कृते, उसके लिए ही मया, मेरे द्वारा, ऐसा तर्क भाषा प्रकाश्यते, ये तर्क भाषा मैं प्रकाशित कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ। कर लेंगे इसको। और ये तर्क भाषा कैसी है? बोले संक्षिप्त युक्त्या अन्वित तर्क भाषा, संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा। ये संक्षिप्त युक्त अन्वित कौन है? हाँ, संक्षेप में लिखा हूँ। न्याय शास्त्र बहुत बड़ा है, तो बोले संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित माने संबंधित है। छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा, शार्ट में बताऊंगा, संक्षिप्त में बताऊंगा। ऐसे संक्षिप्त में लिखी गई ये तर्क भाषा तस्य कृते, उन बालकों के लिए जो आलसी हैं और अल्पेन श्रुतेन, थोड़े परिश्रम के द्वारा न्याय शास्त्र को जानना चाहते हैं, तस्य कृते, उनके लिए मया माने मेरे द्वारा, ऐसा माने यह संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते, उन बच्चों के लिए मैं ये तर्क भाषा लिख रहा हूँ। बड़ा अच्छा है। तर्क भाषाकार ही कहते हैं कि हम लोग आलसी हैं। तर्क भाषाकार ने ही कहा कि हम थोड़े परिश्रम में ज़्यादा पाना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम ही लोगों को ध्यान में रख कर के कह रहे हो कि ऐसे बच्चे जो आलसी हैं, परिश्रम कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं तर्क भाषा लिख रहा हूँ। तो मैं भी आपसे कह दूँ कि जो आलसी हैं, कम परिश्रम में ज़्यादा पाना चाहते हैं, उनके लिए मैं भी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं भी आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि कम सुनना पड़े, कम कक्षाएं रहें, कम लिखना पड़े, कम में बात हो जाए, वहाँ पढ़ लेंगे हम लोग जहाँ से परीक्षा में आ जाए। क्योंकि इसके शुरुआत में ही लिखा है क्या? बोले बालो पियो न्याय नये प्रवेशम, बालो पियो न्याय अल्पेन वाञ्छत्यलशस्रुतेन, अल्पेन वाञ्छत्यलशस्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा, संक्षिप्त प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा। मूल वाक्य है मया तर्क भाषा प्रकाश्यते, मया तर्क भाषा। अब आगे आइए। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानात् निःश्रेयसादधिगमः। राम जन्म जी, आप पूछ रहे थे ना, क्या पूछ रहे थे? 16 पदार्थ लिख गिनिए। प्रमाण गिनिए, एक प्रमाण, फिर गिनिए प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। कितना हुआ? इनके तत्व ज्ञानात्, इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से श्रेयसाधिगमः, आप श्रेयस को प्राप्त करेंगे, यानी आप कैवल्य को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यह न्याय सूत्र के पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है और यहीं से उन्होंने मंगलाचरण के बाद न्याय सूत्र को उद्धृत किया। अब इसके बाद इति न्याय सूत्र, इति न्यायस्य आदिमम सूत्रम। तर्क भाषाकार केशव मिश्र ने लिखा, यह मेरा सूत्र नहीं है, ये न्याय शास्त्र के सूत्रकार कौन है? कौन है? गौतम। तो गौतम के द्वारा न्याय सूत्र का ये पहला सूत्र है। यहीं से इन्होंने अपने तर्क भाषा की शुरुआत की और लिखा कि इति न्यायस्य आदिमम सूत्रम, इति न्यायस्य आदिमम।
अब एक सवाल ये भी पूछता है कि न्याय सूत्र का या न्याय शास्त्र का पहला सूत्र कौन सा है? यही वाला है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अभियवता के निर्णयवाद जल वितंडा हित्वाभाच्छल जात निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसा निगमः। ये न्याय सूत्र का या न्याय दर्शन का सबसे पहला सूत्र। कर लेंगे इसको। इसमें 16 पदार्थ गिने गए, मैंने आपको 16 पदार्थों को गिनवा दिया। अब सवाल पूछेगा कि न्याय दर्शन में यार कितने पदार्थ हैं, कितने आदमी, क्या बोलेंगे? 16 पदार्थ बोलेंगे। हाँ, 2 ऐसा नहीं कहेंगे सरदार। कितना बोलेंगे? 16। जब न्याय सूत्र की चर्चा आएगी, सांख्य सूत्र में बोलेंगे कितने तत्व थे, योग वाले पूछेंगे कितने आदमी थे। हाँ, तो जो कौन पूछ रहा है, गब्बर पूछेगा तो 2, गब्बर पूछेगा कितने आदमी थे तो क्या बोलेंगे? 2। समझ में आ रहा है? अस्य अर्था, या नीचे लिखा है अस्य अर्था, अस्य अर्था लिखा प्रमाणादि षोडश पदार्थानां, बोलिए, तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्तिर्भवति इति। मैं हिंदी बताऊं कि समझ गए? समझ गए? प्रमाणादि षोडश माने 16 पदार्थानां माने पदार्थों के, तत्वज्ञानात् माने तत्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सवाल क्या बनेगा? हाँ, न्याय के अनुसार मोक्ष प्राप्ति किससे होती है? प्रमाणादि षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान से। मान लो 16 पदार्थ ना लिखे तो भी उत्तर हो जाएगा तत्वज्ञानात्। क्या लिख जाएगा? हाँ, मोक्ष प्राप्ति कस्मात् तत्वज्ञानात्। केषां पदार्थानां तत्वज्ञानम, तो लिख देना प्रमाणादि षोडश पदार्थानां तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्तिर्भवति इति। कर लेंगे? आगे आइए। न च प्रमाणादीनां तत्वज्ञानं सम्यक् ज्ञानं तावत् भवति यावदेषाम् उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियन्ते यदाह भाष्यकारः। इन्होंने कहा न प्रमाणादियों का तत्वज्ञान यानी सम्यक ज्ञान तावत् भवति, तब तक होगा, तब तक नहीं हो सकता। आगे लिखा है ना च, क्या लिखा है? न माने नहीं, च माने और। प्रमाणादि नाम, प्रमाणादि का, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत ये जो है, इनका तत्व ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान तब तक नहीं हो सकता यावद एशाम, जब तक इनका उद्देश्य लक्षण और परीक्षा ना किया जाए। यथा भाष्यकारा, यदा भाष्यकारा, जैसे कि भाष्यकार कहते हैं। अब यदि आपको प्रमाण प्रमेय इत्यादि का तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आगे की लाइन इन्होंने कही कि तत्व ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान इन प्रमाणादि 16 पदार्थों का तब तक नहीं हो सकता जब तक इन प्रत्येक पदार्थ का हम उद्देश्य लक्षण और परीक्षण ना करें। उद्देश्य लक्षण और परीक्षण अब ये बताएंगे। त्रिविधा, भाष्यकार ने कहा त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, ये लाइन इनकी नहीं है, ये न्याय भाष्य की लाइन है। भाष्यकार उन्होंने लिखा है कि देखिए पहला जो सूत्र लिखा वो गौतम का है, इसलिए लिखा उन्होंने की थी प्रथमम सूत्रम। और अब कह रहे हैं कि देखिए 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक इनका उद्देश्य लक्षण परीक्षण ना किया जाए। सवाल कहीं से भी बन सकता है, पूछ लेंगे कि प्रमाणादि षोडश पदार्थों का तत्व ज्ञान कब तक नहीं होगा, अथवा 16 पदार्थों का उद्देश्य लक्षण परीक्षण क्यों किया जाता है? तत्व ज्ञान के लिए, क्योंकि तत्व ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक उद्देश्य लक्षण परीक्षा नहीं होगी। तो बोले उद्देश्य लक्षण परीक्षा नहीं होगी। तर्क भाषाकार केशव मिश्र ने कहा ये मैं नहीं कहता, ऐसा भाष्यकार कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, भाष्यकार कहते हैं। भाष्यकार ने कहा त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही, सवाल पूछा था शास्त्रस्य कति प्रवृत्तया, हाँ ठीक है, त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही, 3 प्रकार से इस शास्त्र में प्रवृत्त हुआ जा सकता है, इस शास्त्र को पढ़ा जा सकता है। पहली प्रवृत्ति है उद्देश्य, दूसरा है लक्षण और तीसरा है परीक्षा। ठीक है, तो अब आगे वो बताएंगे व्हाट इज उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, परीक्षा क्या है।
क्योंकि हमें यदि न्याय शास्त्र को पढ़ना है तो हमें पहले न्याय शास्त्र के प्रत्येक पदार्थ का उद्देश्य करना पड़ेगा, फिर उसका लक्षण करना पड़ेगा, फिर उसका परीक्षण करना पड़ेगा। ऐसा भाष्यकार ने एक लाइन कही। अब आप हिंदी को नीचे लिखा है न्याय भाष्य 1-1-2 1-1-2 ना। न्याय भाष्य की पंक्ति इसलिए देखिए सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा है त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही। न्याय शास्त्र में 3 प्रवृत्तियां बताई गई, उद्देश्य लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य लक्षण और परीक्षा क्यों? बोले पदार्थों का तत्व ज्ञान करने के लिए। पदार्थों का तत्व ज्ञान क्यों? मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, सिस्टम पकड़े रहना। आगे इन्होंने कहा उद्देश्य, अब उद्देश्य बता रहे हैं। उद्देश्यस्तु, बोलिए उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। बोले उद्देश्य का, बोले ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है। क्या है? कहा 3 चीजें हमें तत्व ज्ञान के लिए चाहिए। पदार्थों का तत्व ज्ञान करने के लिए हमें पहले पदार्थों का उद्देश्य करना होगा, फिर उन पदार्थों का लक्षण करना होगा, फिर उन पदार्थों की परीक्षा करनी होगी। ठीक, तो इन्होंने कहा उद्देश्य क्या है, तो कहा नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, केवल उसका नाम ले लिया जाए, यही उद्देश्य है। बोले हमें प्रमाण प्रमेय का पहला पदार्थ क्या है? प्रमाण। तो हम प्रमाण को पहले हम प्रमाण कह दें, यही उद्देश्य हो गया। माने नाम मात्र ले लेना उद्देश्य है। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। अब पूछेगा उद्देश्यस्य किम लक्षणम, और परीक्षा में पूछ लेगा कि नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम किम। जौन आदमी ना लिखा है तिली तिला खाए। शास्त्रस्य कति प्रवृत्तयः? त्रिविधा प्रवृत्तयः। किम किम? उद्देश्य लक्षण परीक्षा। उद्देश्यस्य नाम किम? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम इति कस्य लक्षणम? उद्देश्यस्य लक्षणम। त्रिविध प्रवृत्तिषु एका प्रवृत्ति उद्देश्यम, और उद्देश्यस्य लक्षणम अस्ति नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। और ये भी परीक्षा में पूछा है, पन्ना पलट के देख ले हो प्रतियोगिता गंगा भाग 2 तर्क भाषा का। ठीक है, हाँ, तो तर्क भाषा के जहाँ प्रश्न हैं वहाँ आप इनको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे कहा तच्च अस्मिन्नेव सूत्रे कृतम, वो जो नाम मात्र केवल लेना है वो हमने जो लाइन लिखी न्याय सूत्र वाली उसमें मैंने कर दिया। 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए थी, उद्देश्य लक्षण और परीक्षा। और उद्देश्य का मतलब यदि नाम मात्र लेना है तो केशव मिश्र ने कहा हम 9वां तो ले चुके। तच्च अस्मिन्नेव सूत्रे कृतम, मैंने नाम मात्र तो इस सूत्र में कर दिया। ठीक हो गया। अब प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन इत्यादि का नाम गिना दिए ना। बोले तच्च अस्मिन्नेव सूत्रे कृतम, उद्देश्य वाला सिस्टम तो मैंने पूरा कर दिया। लक्षणंतु, अब आइए लक्षण बता रहे हैं। लक्षणंतु असाधारण धर्मवचनम। देखिए लक्षणंत्वा लिखा है ना, त्वा, लक्षणंत्वा, लक्षणंत्वा को लक्षणंतु कर लो। तू में ऊ है, ऊ के स्थान पर वाह हुआ और असाधारण का आ जा करके वाह में मिल गया तो लिखा है लक्षणंत्वा साधारण धर्मवचनम। तो साधारण धर्मवचनम नहीं बोलना है, असाधारण धर्मवचनम। अब पूछेगा असाधारण धर्मवचनम किम, अथवा लक्षणस्य किम लक्षणम, लक्षणस्य किम लक्षणम। बिल्कुल सही पकड़े गुरु। कहते हैं समाज का परिभाषा बताओ, हैं राष्ट्र की परिभाषा बताओ, अधिगम की परिभाषा बताओ, शिक्षण की परिभाषा बताओ, शिक्षा की परिभाषा बताओ। केशव मिश्र ने कहा परिभाषा की परिभाषा बताओ। बोलो
साले सबकी परिभाषा बता रहे थे, पर ये नहीं बता रहे थे कि व्हाट इज परिभाषा। परिभाषा क्या है, लक्षण क्या है। पहली बार हमारे शास्त्र ने हमको ये बताया कि व्हाट इज लक्षण। लक्षण क्या है, पहले लक्षण का लक्षण बताओ, फिर अधिगम का लक्षण पूछो। बोलिए हाँ। अब ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं ना, बड़ा मैं जो भीतर दुख भरा है कभी कभी कहता हूँ, हम लोग लक्षण ये तो पढ़ लिया, असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। सोचिए, बैठ के आप भी सोचा करिए, कितना बड़ा चिंतन था कि साला सब लोग सब चीज़ का लक्षण बता रहा था, पर लक्षण का लक्षण कोई नहीं बता रहा था। बोलो भाई, आप समाज का लक्षण बता रहे हो कि समाज वो इकाई है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिल वगैरह वगैरह, मैकाइवर और पेज के अनुसार, अगस्त्य के अनुसार, प्लेटो के अनुसार, फलनमा के अनुसार, ढिकनमा के अनुसार। हमारे शास्त्रकारों ने प्रमाण का लक्षण तो बताया, व्हाट इज प्रमेय, प्रमेय का लक्षण तो बताया, सब चीज़ों का 16 पदार्थों के लक्षण बताएंगे, लेकिन सबका लक्षण बताने के पहले लक्षण क्या है इसको बताएंगे। बोले हाँ। तो ये बड़ी बात हुई, और मुझे जब मैं पढ़ता हूँ और इन सब चीज़ों को तो लगता है यार क्या सोच है, क्या चिंतन है। देखिए, नाम मात्र ले लेना उद्देश्य है, और नाम लेने के बाद जैसे हमने नाम ले लिया अधिगम, शिक्षण, समावेशी शिक्षा, फलाना शिक्षा, दिमाग आजकल बहुत चल रहा है ये, इसलिए हमारे कान में बहुत आता है। तो कहेंगे क्या डिफिनीशन है, साले डिफिनीशन की डिफिनीशन बताओ पहले। व्हाट इज डिफिनीशन, डिफिनीशन क्या है यही बताओ, तब हम बताएं कि समावेशी शिक्षा क्या है, अधिगम क्या है, लर्निंग प्रोसेस क्या है, शिक्षण क्या है, वगैरह वगैरह। देखिए, हमारे यहाँ बताया कि यदि आप अधिगम बोलते हैं, अधिगम ये अकॉर्डिंग टू शास्त्र उद्देश्य है। क्या है? अब उद्देश्य के बाद हमें क्या करना है? लक्षण। और लक्षण में भी लक्षण का परीक्षण करना है। लोग लक्षण तो मसक दिए, लक्षण का परीक्षण किए ही नहीं। लक्षण का परीक्षण भी न्याय शास्त्र करता है कि जो हमने लक्षण दिया वो लक्षण कितना सही है और कितना गलत है। तो देखिए, लक्षण का परिभाषा असाधारण धर्म वचनम, अर्थात ऐसा धर्म, ऐसा गुण कहना, वचन माने बोलना, ऐसे गुण को बताना, ऐसे गुण दोषों को बताना जो उसको छोड़ और कहीं ना हो। असाधारण धर्म वचनम समझ में आया? असाधारण धर्म, असाधारण। जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई, कोई पूछे कि राम जन्म कैसे हैं, मैंने व्हाट इज राम जन्म। राम तो आप हम लोग बताएंगे कि एक 35-36 साल का जवान है, कुर्ता पहनता है, पैजामा पहनते हैं, चंदन लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। मान लो ये हम लक्षण कर रहे हैं, लक्षण है तो है। क्या 35-40 साल के और जवान नहीं हैं? हैं? इसका मतलब ये असाधारण धर्म वचन नहीं है। क्या और लोग चश्मा नहीं लगाते हैं? क्या और लोग कुर्ता नहीं पहनते हैं? क्या और लोग पैजामा नहीं पहनते हैं? यदि इनके अलावा भी कुछ लोग कुर्ता पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, 35-40 साल के हैं, इसका मतलब ये असाधारण धर्म वचन नहीं है, इसलिए यह राम जन्म का लक्षण नहीं होगा। बात समझ में आ रही? असाधारण धर्म कहना लक्षण होगा। हमने कहा कि भाई भैंस का लक्षण बताइए, भैंस क्या है? तो हम कहें कि एक काला काला जानवर, एक ऐसा प्राणी जो काला काला होता है, उसके 4 टांगे होती हैं, 4 थन होते हैं, दूध दुहने वाला प्राणी है, 2 सींगे और 1 पूंछ होती हैं, ऐसे प्राणी को हम भैंस कहते हैं। भैंस की परिभाषा अकॉर्डिंग टू सर्वज्ञभूषण परिभाषा है, ऐसे लोग परिभाषा देते हैं। ये तो लक्षण है। अब देखिए, क्या ये लक्षण सार्थक है? क्या ये लक्षण अच्छा है? असाधारण धर्म होगा तभी लक्षण बनेगा।
शास्त्रकारों ने ऐसे लक्षण नहीं मान दिया, लक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे जिस चीज को आप कह रहे हैं वही भर लक्षित हो और दूसरा लक्षित ना हो। क्या काली काली केवल भैंस होती है? काली गाय भी होती है, काली बकरी भी होती है, चार टांगे गाय की भी हो सकती हैं, बकरी की भी हो सकती है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि हम चार थन बोले हैं और जो बकरी में नहीं हो, तो ये होता है ना। हाँ, तो इससे बकरी कट सकती है, लेकिन यह लक्षण गाय में भी जा सकता है। इसलिए यह भैंस का असाधारण धर्म वचन नहीं है। क्योंकि दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है, काली गाय भी हो सकती है, काली भैंस भी हो सकती है, दो सींग उसके भी होती है, दो सूंड उसके भी होती है, और मैंने पूंछ कहा है, पूंछ गाय के भी होती है, भैंस की भी होती है। आपने परिभाषा दी, इसका मतलब ये नहीं हो कि भैंस पर लागू नहीं होती। भैंस पर लागू होने के साथ साथ और चीज़ों पर भी लागू रहे, इसलिए असाधारण धर्म वचन नहीं है। समझ में आया? असाधारण धर्म जो जिसकी आप परिभाषा कर रहे हैं उसके सिवाय और किसी पर ना तो वो छूटे, माने जिसकी परिभाषा दे रहे हैं वो भी आना चाहिए, ना उसका कोई हिस्सा छूटना चाहिए और ना ही उसके अलावा कुछ चीज़ें आनी चाहिए। नहीं तो इसी को अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और अनुव्याप्ति दोष कहते हैं। आगे आएगा, यथा लिखा यथा गोह शासनादि मत्व। क्या लिखा? जैसे गाय का लक्षण दिया, गाय की परिभाषा बताई, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि गाय की दो सींग होती हैं, पूंछ होती है, चार गोड़ होता है, थन होता है, दूध दे, कुछ नहीं बताया। क्योंकि चार पैर और भी होते हैं, पूंछ और के भी होती है, दो सींग और के, इसलिए इन्होंने कहा शासनादिमत्तम, गोह शासनादिमत्तम, गाय की शासना होती है। यहाँ जो गलकम्बल जिसको बोलते हैं, यहाँ थोड़ा सा चमड़ी उसकी लटकी होती है, और ऐसा भैंस को नहीं होता है। राइट है? ऐसा भैंस को, बकरी को भी नहीं होता है, शेर को भी नहीं होता है, ऊंट को भी नहीं होता है, हाथी को भी नहीं होता है। इसलिए गोह शासनादिमत्तम ये असाधारण धर्म वचन है। गाय की एकदम यूनिक परिभाषा है, इससे केवल और केवल गाय होगा। अपन लोगों को भी नहीं होता है शासना। शासना, शासना केवल और केवल इसलिए गोह शासनादिमत्वम। देखिए कितनी परिभाषा नहीं बताई कि नहीं, चार पैर वाली, थन वाली, सफ़ेद कलर वाली, दो सींग वाली, दूध देने वाली, नहीं नहीं नहीं। मतलब ये भी नहीं हुआ कि परिभाषा छोटी हो, परिभाषा बड़ी हो सकती है, लेकिन उसका बोध होना चाहिए। छोटी सी परिभाषा हमारे शास्त्रकारों ने दी, उदाहरण दिया, लक्षण का लक्षण बताया कि असाधारण धर्म वचन लक्षण है। जैसे गाय का लक्षण करना हो तो कहा शासनादिमत्वम गोत्वम, गोह शासनादिमत्वम, गाय का लक्षण बताया शासना होना, जिस जो शासना वाली है, जो गल कंबल वाली है वो गाय है। अब गल कंबल वाली भैंस नहीं हो सकती, गल कंबल वाली छेरी नहीं हो सकती। छेरी समझते हैं? बकरी, हाँ बकरी, चलो समझते हैं तो अच्छा, नहीं तो हमको गोट बोलना पड़ता, GOAT गोट, गोट माने। अब आगे इन्होंने बताया, परिभाषा बताई क्या? आप सोचिए इंग्लैंड में कोई बच्चा पैदा हो, पूछे कि हेलो डैड, सोमवार मीन्स, समझ में आता है, सोमवार पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है? सोमवार। मंगलवार क्या है? डैड मंगलवार, व्हाट इज मंगलवार? तो कहेगा मंगलवार इज क्या बोलते हैं? ट्यूसडे, ट्यूसडे इज मंगलवार, ट्यूसडे इज मंगलवार। अब भारत में कोई बच्चा पूछता है मम्मी मंगलवार क्या होता है? ए मम्मी मंगलवार क्या है? और भारत की मम्मी बताए कि मम्मी मंगलवार बोलते हैं कि ट्यूसडे को मंगलवार कहते हैं। बुरा मत मानिएगा, लगता है मम्मी इंडियन है कि नहीं। सवाल तो ये भी होगा जो बच्चा पैदा हुआ है वो किसी भारतीय का ही है कि क्या गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं गुरु। चाहे मम्मी कक्षा 5 पास होए, पर वो सिखाई अपने बेटवा का संडे मंडे। ओके, अम्मा से पूछ तो का इतवार काटत है का?
रविवार सोमवार मंगल तोरे मुँह से नहीं निकले। कविता सिखाती हैं आजकल की मम्मी, जानी जानी यश पापा जानी। गजब आदमी। हिंदी की सारी कविताएं समाप्त हो गई क्या? संस्कृत में तुमेव माता च पिता तुमेव नहीं है क्या? गजाननम भूत गणादि सेवितम खत्म हो गया क्या? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा नहीं है क्या? फिर कहेंगे कि बेटवा हमारा कहना नहीं मानता, तो बेटवा का क्या सिखाए? बेटवा को तुम सिखाए इंग्लैंड का संस्कार, तो इंग्लैंड वाले बच्चे मम्मी को बस मैम डैड ऐसे रहोगे। तो मुझे कभी कभी लगता है कि क्या, तो हम आप सब मित्रों से ये बात कहने के पीछे का रीज़न है, आप समझदार होंगे तो समझ गए होंगे। कम से कम आप अपने बच्चों को और अपनी बीवी को हिंदी और संस्कृत का संस्कार पहले देना। मैं ये नहीं कहता कि जानी जानी यस पापा नहीं पढ़ना चाहिए, पर इसके पहले हिंदी हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं क्या? हाँ, क्या है ना वो जागो सवेरे वाला था ना कि उठो लाल अब आंखें दो, पानी लाई मुँह धो, देखो बीती रात कमल दल फूले। अब देखो इसमें बच्चे का संस्कार क्या हुआ कि सुबह उठना चाहिए और पानी लाके मुँह धोना चाहिए। कविता मात्र नहीं है, इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति की शिक्षा हो रही है। सुबह उठना चाहिए, रात बीत गई, कमल दल खिल गया, सूर्य उदित हो गया, कैसे कैसे ना किस प्रकार की कविताएं हम लोग पढ़ के बढ़े हैं, तो उस प्रकार के संस्कृति में कल्चर में आप बढ़ेंगे। अब बच्चा कहेगा रेन रेन गो अवे, रेन रेन गो, मतलब वर्षा वर्षा अभी जाओ, वर्षा वर्षा अभी जाओ, यही हिंदी होगा ना। अब फिर बरसात नहीं होती तो कहते हो कि अरे यार बच्चे ने कहा भगवान ने सुन लिया, बरसात चली गई। बरसात नहीं हो रही, कहते हैं अकाल पड़ गया। साले अकाल तो तुम पड़वा रहे हो। छोटे बच्चों की बातों को भगवान भी मान लेते हैं। भगवान सारी भाषाओं को जानने वाले, सुन लिया। देखिए होता क्या था, इंग्लैंड में हमेशा बारिश होती है, पता है? इंग्लैंड का जो जलवायु एटमॉस्फेयर है, जनरली कभी भी बारिश हो सकती है। तो इंग्लैंड में जब बारिश होती थी तो वहाँ के वातावरण के हिसाब से वहाँ पर गीत लिखा गया कि रेन रेन गो अवे, क्योंकि वहाँ के बच्चे बाहर निकल के खेल नहीं पाते थे। तो इस प्रकार की कविताएं बनी कि ऐ वर्षा रानी तुम चले जाओ तो थोड़ा मैं बाहर निकल के खेल लूँ। अब साला वही कल्चर क्या इंग्लैंड का एटमॉस्फेयर तुम भारत में लागू कर रहे हो। यहाँ तो 4 महीना बरसात होती है और साले तुम 12 महीने बच्चे को सिखा रहे हो रेन रेन गो अवे। तो जो 4 महीना बरसातियाँ होती थी उसमें भी बारिश चली गई। बारिश ने कहा तुम कह रहे हो कि जाओ जाओ, मैं चली जा रही हूँ, सूखा पड़ जाता, इसीलिए सूखा पड़ गया। और सूखे का असर आपके ऊपर भी दिख रहा है। मैं हंसने के लिए बहुत सारी बातें कहता हूँ और आप हंस के ही उसको भुला देते। किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, कविताएं इस प्रकार की हम लोग पढ़ते थे। तो मैं ये बताऊंगा कि यदि आप पिता बने और कभी माता बने तो बच्चों को पहले संस्कृत की और हिंदी की कविताएं सिखाएं और उन कविताओं को सिखाएं जिन कविताओं में हमारा भारतीय संस्कृति दिखती हो। तो मेरे ख्याल से बच्चों के दिमाग में वही संस्कार बनेगा। आगे देखिए, लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते नवा। बोलिए, लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते नवा इति विचारः परीक्षा। ये परीक्षा को बताएं। देखिए, उद्देश्य लक्षण परीक्षा 3 चीज़ें हम पढ़ रहे थे। तो उद्देश्य है नाम मात्र कहना, नाम मात्र लेना उद्देश्य है, और असाधारण धर्म कहना लक्षण है। और परीक्षा क्या है? बोले लक्षितस्य, जिसको हमने लक्षण किया, जिसका हमने परिभाषा किया, जिसको हमने परिभाषित किया, उसमें वह लक्षण पूरी तरह से लागू होता है कि नहीं, यह विचार करना परीक्षा। समझ में आया? जैसे हम बताएं ना कि हमने कहा कि भाई 4 पैर हैं, 2 सींग है, 1 पूँछ है, 4 थन है, दूध देने वाली, इसको गाय कहते हैं।
आपने ये लक्षण कर दिया। फिर ये विचार करिए कि क्या 2 सींग वाली, पूंछ वाली, 4 थन वाली, काले कलर वाली यही गाय हैं कि इनसे ये पूरा गाय को डिफाइन कर पा रही है ये परीक्षा की नहीं? यदि हाँ तो सही है, और यदि नहीं तो परीक्षा में मतलब लक्षण में दोष है। लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते नावा, लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते नावा इति विचारः परीक्षा। जिसका हमने लक्षण किया है उसमें वह लक्षण पूरी तरह से उपपादित होता है कि नहीं, लागू होता है कि नहीं, इस प्रकार का विचार करना परीक्षा। अब आगे देखिए, तेन एते लक्षण परीक्षे प्रमाणादि नाम तत्व ज्ञानार्थं कर्तव्य। इन्होंने कहा कि देखिए हम उद्देश्य तो कर चुके हैं, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत वाद जल व्युतंडा इत्यादि कह करके हमने उद्देश्य कर दिया है। अब जो तेन एते लक्षण परीक्षे, अब 2 चीज़ें बची हैं, लक्षण करना है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन का सबका, और प्रमाणादि नाम तत्व ज्ञानार्थम, जब तत्व ज्ञान करना है इनका तो हमें इनका लक्षण करना होगा और इनका परीक्षण करना होगा, तभी हम तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे और तत्व ज्ञान के बाद हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो अब ये 16 पदार्थों का क्या करेंगे? पहले उद्देश्य हो गया, अब लक्षण करेंगे सबका और फिर परीक्षण करेंगे। तो उन्होंने देखा प्रमाणम, अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम प्रमाकरणम। इसके पहले देखिए ऊपर लिखा ना प्रमाणम, तो पहला पदार्थ कौन सा है? प्रमाण पहला पदार्थ है। तो उसमें कहा तत्रापि प्रथमम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावल लक्षणम उच्यते। तर्क भाषाकार केशव मिश्र ने कहा कि जो 16 पदार्थों में पहला पदार्थ कौन है? प्रमाण। तो कहा मैं सबसे पहले प्रमाण का लक्षण आपसे बताऊंगा। किसका लक्षण बताऊंगा? लक्षण बता दिया, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरणम। परीक्षा में सवाल पूछेगा प्रमाकरणम किम अथवा प्रमाणस्य किम लक्षणम, प्रमाकरणम। देखिए 16 पदार्थों में पहला पदार्थ कौन सा है? प्रमाण। प्रमाण की परिभाषा क्या है? प्रमाकरणम प्रमाणम अथवा प्रमाकरणम कस्य लक्षणम। अब इन्होंने आगे बताया अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम। देखिए जिसका लक्षण किया जाए वो लक्ष्य है, जिसका लक्षण किया जाए, तो लक्षण किसका किया जा रहा है? प्रमाण का। तो इसमें लक्ष्य कौन होगा? पूछ लेगा परीक्षा में, प्रमाकरणम प्रमाणम में लक्ष्यम किम और लक्षणम किम? प्रमाकरणम। देखिए प्रमाकरणम इतना हिस्सा लक्षण है, प्रमाकरणम इतना हिस्सा क्या है, और लक्षण किसका हो रहा है? किसका? प्रमाण का। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण लक्ष्य है और प्रमाकरणम लक्षण है। याद करे रहेंगे, परीक्षाओं में सवाल आएगा तो बगल वाले से पूछेंगे तो नहीं, बगल वाला पूछने के लिए नहीं होता, बगल वाला बताने के लिए होता है। समझ में आया? इतनी पढ़ाई करनी चाहिए कि बगल वाले से पूछे नहीं, बताएं। आए तो बताइएगा। अब इतना कर लेंगे इसको। अब कल हम इस प्रमाण पर आपसे चर्चा करेंगे कि प्रमाण का परीक्षण करेंगे कि जो प्रमाकरणम प्रमाणम यह लक्षण किया गया, ये लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते नवा इति विचारः परीक्षा। तो कल हम लोग किए गए लक्षण का परीक्षण करेंगे, यानी परीक्षा वाला सिस्टम अपनाएंगे। और वही हम आपको जैसे प्रमाण से कहाँ कहाँ से सवाल आ सकता है, हेत्वाभास से सवाल आ सकता है, हेतु से सवाल आ सकता है, समवायी कारण असमवायी कारण और निमित्त कारण से सवाल आ सकता है। जहाँ जहाँ से सवाल आ सकते हैं उनकी चर्चा हम आपसे करेंगे। बस आज इतना ही। नमस्कार संस्कृत है।